देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ। गणतंत्र दिवस के इस खास बेला में बात करेंगे भारत के संविधान की, या उस एक खास लेवल तक जहां आज इंडिया पहुंच चुका है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, और ये सुख जिसके पास है वही बाकी सारे सुखों को भी भोग सकता है। अब ऐसे में यही संदेश लेकर हमारे एमपी न्यूज के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग गुरु निशा जोशी जी। निशा जी, स्वागत आपका। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, और काया को निरोगी रखने के लिए योग जो है वो आज कह सकते हैं अलग ही ट्रेंड तक पहुंच चुका है। इसे लेकर आप क्या कहेंगी? ट्रेंड की बात करें तो ये तो खैर अभी इसलिए ज़्यादा प्रचलित हो गया, ट्रेंड में आया है क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। चाहे हम शारीरिक बीमारी की बात करें, चाहे हम मानसिक बीमारी की बात करें, योग हमेशा से चिरकालीन युगों से था। लेकिन वर्तमान युग में चूँकि हम देख रहे हैं कि लोगों में डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, या कोविड जैसी आकस्मिक आपदाएं आ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई समस्याओं से, या हम बोलें कि बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में योग बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कह सकते हैं एक औषधि है, तो बचाव भी देता है और निराकरण भी करता है, चूँकि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी की वृद्धि भी करता है। और कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसी स्थितियों से बच जाते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जो मानसिक दुर्बलता को बढ़ाता है। तो योग की आज आवश्यकता इसीलिए मुझे लगती है कि हर युवा, हर व्यक्ति को ज़्यादा महसूस हो रही है। वैसे भी आज की अगर हम लाइफस्टाइल को देखें तो दौड़ती भागती सी जिंदगी है हर किसी की, और कहीं पर दो पल के लिए रुकने का भी समय नहीं है। ऐसे में योग को अपनी जीवन में हम कैसे उसको हम ला सकते हैं? देखिए, भाग दौड़ तो लगी रहेगी, और भाग दौड़ के परिणाम स्वरूप ही मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं जन्म ले रही है। योग को ज़्यादा नहीं तो भी 15 मिनट या 20 मिनट का एक स्लॉट आप बना के रखें, जिसमें कुछ प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम है, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, है ना, कुछ सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। इस तरह के अभ्यास करो, और उसी के साथ सूर्य नमस्कार एक ऐसा डायनेमिक अभ्यास है जिसमें 12 आसनों की श्रृंखला होती है। तो बहुत ज़्यादा आप कुछ न भी कर पाएँ तो भी 2 से 5 राउंड या 6 राउंड सूर्य नमस्कार आप करें, और उसी के साथ कुछ प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और हल्का सा छोटा सा हफ्ते में भले 10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ध्यान को निश्चित रूप से आप अपने जीवन में लेकर आएँ। जी, जब भी योग की बात आती है तो हम देखते हैं कि अब ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व पटल पर योग ने भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। विश्व योग दिवस भी बनाया जा रहा है। ऐसे में योग की अगर हम देशभक्ति से जोड़कर इसे देखें तो क्या भूमिका बनती है? देखिए, देशभक्ति की अगर हम बात करें तो भक्ति तभी आ सकती है जब हम समृद्ध होते हैं शरीर से, या हम स्वस्थ होते हैं। एक बीमार शरीर पहले खुद के स्वास्थ्य की बात खुद के लिए सोचेगा। राष्ट्र के लिए व्यक्ति तब सोचता है जब खुद स्वस्थ हो। तो योग से अगर हम स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूं, तो मैं राष्ट्रवादी गतिविधियों की ओर भी अग्रसर होंगे, और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत भी होंगे। तो मुझे लगता है कि योग कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की ओर ले जाने में हमारा सहायक भी है, और एक लक्ष्य को अर्जित करने में या राष्ट्र को समुन्नत करने में जो हम कहें कि भारत भारती को स्थापित करना है यदि हमें वापस से, तो मुझे लगता है योग अपने आप में एक महान संस्कृति है जिसका प्रचार प्रसार आवश्यक है। जी, कहा जाता है कि देश के युवा ही देश के भविष्य होते हैं, और युवाओं में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिमिंग और एक्सरसाइज को लेकर काफ़ी एंथुसियास्टिक होते हैं, लेकिन जब योग की बात आती है तो लगते हैं हाँ ठीक है। तो ये जो एक कंपटीशन चलता है, इसे लेकर आप क्या सोचती हैं? देखिए, शारीरिक स्तर पे तो हम जिम की बात करें, या हम किसी अन्य गतिविधि जैसे एरोबिक्स है या ज़ुम्बा ट्रेंड में ज़्यादा है इन दिनों, ठीक है, वो शारीरिक स्तर पे आपको फिटनेस तो देता ही है, निश्चित रूप से देता है ना। लेकिन हम अगर स्वास्थ्य की बात करें, पूर्ण स्वास्थ्य की बात करें, तो बाकी आयाम छोड़ देता है, जैसे मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, एथिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, है ना। ये सारे वेलबींग्स, ये सारे स्वास्थ्य के आयाम जो होते हैं, जो WHO ने 4 डायमेंशन पे बात की है। तो जिम या एरोबिक्स से हम फिजिकली तो फिट हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, जो हमारे सनातन धर्म में कही गई है, आत्मस्थिरता, प्रबुद्धता, बुद्धत्व, महावीर, है ना, या भीतर की स्थिरता, तो ये सब चीजें कहीं भी नहीं मिलेगी सिवाय योग के। जी, अगर योग मैं कहूँ, जैसे मुझे अगर इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत करना चाहती हूँ, तो सबसे शुरुआती दौर क्या होता है योग का? कैसे उसे अपनाया जाए? सबसे पहले तो किसी अच्छे से योग
जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं, गुरु हैं, उन आचार्य हैं, उनकी शरण में आप जाइए, खुद ना कीजिए। क्योंकि योग में ऐसी कई बात करें आसन या प्राणायाम, मुद्रा या बंद है जो हर किसी के लिए नहीं होता है। आपके शरीर की स्थिति और आपकी बीमारी को देखते हुए हम योग का अभ्यास करते हैं। जैसा कि आम जिंदगी में डॉक्टर्स करते हैं, पहले हम उन्हें अपनी बीमारी बताते हैं, उसके बाद वो उसका इलाज। इसलिए मैंने कहा कि एक्सपर्ट योग गुरु, 1 साल 2 साल वाले टीचर को भी मैं ये नहीं कहती कि वे शिक्षक नहीं, लेकिन उन्हें अनुभव की कमी है चूंकि। और जो व्यक्ति प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छे स्तर पे कार्य कर चुका है, ऐसे योग गुरु के पास आप जाएं, ऐसे योग टीचर के आप पास जाएं जो कि अनुभव ज्यादा हो, है ना। डिग्री से बड़ा मैं मानती हूँ ज्ञान, अनुभव, क्योंकि डॉक्टर भी अनुभवी होता है तो हम भरोसा करते हैं। ऐसे ही आपका शरीर दे रहे हैं, आप अपने आप को सौंप रहे हैं किसी शिक्षक के उस क्षण तो में। हाथ अगर अनुभवी हो तो ज्यादा बेहतर तो वो क्या चिकित्सा पद्धति हो गया योग कि कई बीमारियां होती जिसकी इलाज के लिए या फिर जिनसे बचने के लिए हम योग की शरण में जाते हैं। जी, अनुभव की बात हो रही है तो आप भी काफी अनुभवी है इस फील्ड की। अगर हम बात करें, आप भी एक सेंटर चलाती है, आपके सेंटर में किस किस तरह की हम कह सकते हैं एक्टिविटीज होती हैं? मेरे बहुत सारे सेंटर चलते हैं, पर ठीक है अभी एक की ही बात करते हैं हम। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हम निःशुल्क 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मिशन कौनते नाम से एक मैंने शिक्षा शुरू की है। मुझे लगता था कि सिर्फ मैंने योग करवा दिया किसी को तो यह मेरा उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं होता। राष्ट्रवाद की जैसे हम बात कर रहे हैं, हम 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, हम भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य क्या है। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि खुद बना तो क्या बना, अगर उसने अपने जैसे 50 बना दिए, 100 बना दिए, 1000 बना दिए तो राष्ट्रवाद हुआ। कि मैंने योग को महसूस किया, मैंने अपने आप को उसमें समुन्नत किया, मैंने अपने हेल्थ के चारों डायमेंशन अच्छे किए, मैं स्पिरिचुअल हुई, तब मुझे महसूस हुआ कि योग ने मेरे अंदर एक आध्यात्मिकता का उच्च स्तर ला दिया है। और वहाँ पर आकर के मुझे लगा कि नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं निःशुल्क बच्चों को पढ़ाती हूँ। वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक प्रकार का, और उसमें योग शिक्षक बनाए जाते हैं, जिसमें योग की को करीब 4 से 5 घंटे हम रेगुलरली रोज पढ़ाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसमें हम उनको इंटर्नशिप भी देते हैं, उनको खड़े होके सिखाते हैं कि हम किस प्रकार अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पाए और कैसे हम सही तरीके से योग पहुंचा पाए। एक्चुअली क्या गलत तरीका अगर योग का पहुंच गया तो व्यक्ति ठीक होने की बजाय बीमार ज्यादा हो जाता है योग से, यानी लाभ की अपेक्षा हानि हो जाएगी। इसलिए हमने ये बेड़ा उठाया कि अगर राष्ट्र को समुन्नत करना है तो मेरी ओर से राष्ट्र के लिए यही सेवा होगी कि मैं अच्छे योग शिक्षक बनाऊं और राष्ट्र को दूं, ताकि पूरे राष्ट्र में वे लोग जा करके हर व्यक्ति को सही तरीके से योग को करवा पाए और लोगों को स्वास्थ्य दे पाए। जी बिल्कुल निशा जी, जैसे कि कहा जाता है कि स्कूली शिक्षा जो है वो काफ़ी मायने रखती है, और हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें हमें कई खामियां भी नज़र आती है। कहा जाता है कि केवल किताबी ज्ञान परोसा जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या योग को स्कूली शिक्षा में समाहित करना चाहिए? जी हाँ, योग एक व्यवहारिक शास्त्र है और एक शस्त्र है। मैं कहूँगी शास्त्र और शस्त्र है। शस्त्र इसलिए कि जब महामारी आई तो हमने उसे खत्म किया शस्त्र के माध्यम से, और शास्त्र हमारा ज्ञान का वर्धन करता है। तो ज्ञान अगर समुन्नत है तो कोई भी महामारी या कोई भी आपदा आई तो हम उससे जूझ लेते हैं, यह शास्त्र का कार्य करता है। तो एक व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए योग है, भगवत गीता है ना, पतंजलि योग सूत्र की कुछ सूत्र है। जैसे उसमें एक बात बहुत अच्छी महर्षि पतंजलि जी ने लिखी थी कि अति योगानुशासनम, यानी अनुशासन की कमी है आज के विद्यार्थियों में। गुरु शिष्य परंपरा, अगर हम उस गुरुकुल प्रणाली में जाना चाहते हैं तो योग को निश्चित रूप से स्कूली शिक्षा में आना चाहिए, जिससे बच्चा बचपन से ही यम और नियम, वहाँ पे हम योग में जब यम की बात करते हैं, यम का अर्थ होता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये नियम है जी। ये सिर्फ नैतिक नियम है, ये मूल्य एक व्यक्ति के लिए नहीं होते, समाज के लिए होते। और जब बच्चा वहां से अहिंसा को सूक्ष्मता सीखता है ना, वहां से सत्य बोलना सीख रहा है, तो आपको घर पे ये नहीं सिखाना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे तो झूठ पता ही नहीं है, वो सिर्फ सच सीखा है जी। तो इस तरह की नैतिक शिक्षा योग के अंतर्गत समाहित है, अष्टांग योग में। तो अगर इस तरह की शिक्षा पद्धति हमारी बचपन से हम लेकर के चले, और कुछ आसन हम बच्चों को अच्छे से कराएं, कुछ प्राणायाम करवाएं, ध्यान करवाएं, तो बताइए ना युवा कहाँ भटकेगा। तो जैसा कि आप बता रही, बच्चे ये कर भी पाते हैं, वाकई ये कर सकते? हाँ, हम छोटी छोटी चीजों में सच बोलने वाली, जैसे हमने कहा ना कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, हिंसा करनी पड़ती है। अहिंसा हमारा व्यवहार है, आप और मैं भी अहिंसक हैं, हिंसा हम दोनों में नहीं है, यही तो है हम, यही हम हैं। अगर योग कर रहे हैं तो ये व्यवहार में बनी रहेगी। एक्चुअली सिखानी नहीं पड़ती अहिंसा,
सत्य सिखाना नहीं पड़ता, अस्तेय सिखाना, चोरी करना पड़ती है, सिखाना नहीं पड़ती। तो यानी कि सीधी बात है कि जो हमारे भीतर का हमारा मानवीय गुण है, नैतिक गुण है, उस गुण का विकास कर देता है योग। अगर आप आसन करते हैं तो आपके गुड हार्मोन्स रहेंगे, तो बैड हार्मोन्स है ही नहीं ना बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ ही नहीं रही है, आप बीमार है ही नहीं, बचपन से योग कर रहे हैं, चूंकि आपका फिजिकल ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, आपका मानसिक विकास बहुत अच्छा हुआ। तो बताइए कहाँ है अपराध? जी सही बात है जी। और जैसा भी कहते हैं कि जैसा तन वैसा मन, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ मन हमारे भीतर होगा और फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी हमारे चारों ओर बन ही जाएगी। जैसा कि योग को लेकर कहा जाता है, जितने भारतीय हैं वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं और वहीं पाश्चात्य देश जितने हैं वो अब योग को, ध्यान को, भगवान की भक्ति को अपना रहे हैं। तो इसे अब कैसे रोका जाए या कैसे बैलेंस किया जाए? अभी मैंने बताया अष्टांग योग की शिक्षा, अगर स्कूली शिक्षा से योग आ रहा है तो व्यक्ति अपने मूल्यों पर चल रहा है, चरित्र का विकास हो रहा है व्यक्ति का। तो चरित्र वहीं से बनाना, व्यक्ति अटल है, निर्भयता है ना, सशक्त है, आंतरिक रूप से आत्मबल से बढ़ा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भटकाव में है ही नहीं ना। जब वो समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगः शांति, ऐसी बातें पढ़ रहा है, अथ योगानुशासनम में चल रहा है, गीता में चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में अपना आदर्श लेके चलता है भगवान श्री कृष्ण को और अर्जुन को, तो भटकाव आ ही नहीं सकता। मैं गीता पढ़ाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि भटकाव तो छोड़िए, कभी डिप्रेशन से भी सामना नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते ऐसा शास्त्र हैं। तो अगर इस तरह की विद्या हमारे शिक्षा प्रणाली में ही आ गया, तो फिर आप बताइए कि जो अभी थोड़ा बहुत भी भटकाव, देखिए हमारे भीतर वापस आना हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये हमारी अंदर है, हमारे जेनेटिक्स, हम भारतीय हैं, है ना। तो भारत से भारत में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और वो हमारी ओर इसलिए आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि वहाँ भौतिकता के प्रति आकर्षण है, और हमारे पास हमारा अध्यात्म, हमारी शक्ति है, हमारा भारतीय की जो परंपराएं हैं, हमारी जो प्राचीन शैली है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भाषाएं हैं, है ना, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अपितु आक्रमण हुए और हम क्यों बचे रहे? कारण था, हर 25 से 30 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है। कितनी भाषाएं मारेंगे, हम नई भाषा में आते हैं, कितना आप शैली बदलेंगे, हमारे नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, नई संस्कृति। तो हमारी संस्कृति में विविधताएं हैं और ये विविधता हमारी शक्ति बन जाता है। इसलिए हमारा नाश तो होने से रहा, लेकिन जो गए हैं उन्हें हम योग से वापस ला सकते हैं। यही हमारे देश को यहाँ पर आंतरिक शक्ति देते हुए, यानी योग की कितनी महती भूमिका है, ये हमें यहाँ पर जानने को मिल रहा है। योग के अगर हम प्रकारों की बात करें तो वैसे तो बड़े बड़े साहित्य इस पर लिखे गए हैं, लेकिन आम जनता के लिए, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए आप कुछ ऐसी योग की बातें जो जनरली सबको नहीं पता होती है, वो आप प्लीज शेयर कीजिए। देखिए, मंत्र के बहुत सारे प्रकार में, या बहुत आप साहित्यिक उसमें न उलझें। साहित्य के क्षेत्र में तो 108 प्रकार है, किसी में और भी नए प्रकार, अभी नए युग में जो योगी हुए हैं उन्होंने कोई इस सिनेरियो को देखते हुए कुछ और प्रकार भी जोड़ दिए हैं, है ना। हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिंपल राजयोग और हठ योग पे चलना चाहिए। मतलब पतंजल योग सूत्र, श्रीमद् भगवद गीता को मैं बार बार कहूँगी कि वो 18 पंखुड़ियाँ, 18 अध्याय योग शास्त्र है। तो वो भी एक प्रकार, एक योग का आपका पूरा संतुलन कर देगा। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, उसी की आवश्यकता है व्यक्ति को। भावना योग है ना। तो आप अपनी आंतरिक शक्ति को उससे बढ़ाएं। प्लस जो हठ योग के प्रकार है, जिसमें मूलतः मैं कहूँगी कि कुछ आसन होते हैं, जैसे कुछ बैलेंसिंग आसन है जो आपकी ब्रेन को अच्छा बैलेंस रखते हैं, जो आपके कुछ ऐसे आसन है जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा रखते हैं, कुछ ऐसे आसन है जो आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या आसन, बंध, मुद्राएं, प्राणायाम है जो आपके श्वसन संस्थान, यानी कुल मिलाकर आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध और ध्यान निश्चित रूप से। ये एक छोटा सा हम एक 25, मैं कहूँगी 15 से 30 मिनट का एक सेशन हम प्लान कर सकते हैं, और उस सेशन को आप रेगुलर बेसिस पर अगर करते हैं, आपके शरीर की क्षमता अनुसार और आपकी बीमारी के अनुसार, क्योंकि योग एक, मैंने कहा, चिकित्सा पद्धति भी है और आपकी आवश्यकता अनुसार करवाया जाता है। तो जो आपकी आवश्यकता, उस अनुसार आपको हठ योग की कुछ अभ्यास, कुछ राजयोग की सूत्र शैली, और भावना योग में कर्म, ज्ञान और भक्ति जैसे योग को यदि हम अपने जीवन में लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का समुन्नत विकास होता है। जैसे देखने में ये आता है कि आजकल सोशल मीडिया का काफी ट्रेंड है, तो सोशल मीडिया पर सो कॉल्ड योग गुरुज की भरमार है। जैसा कि मैंने कहा सो कॉल्ड, तो अगर ये चीज़ें होती है तो एक आम, अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मुझे देखने लायक है, ये नहीं देखना चाहिए? देखिए, मुझे तो ये आंतरिक ऊर्जा का विषय लगता है कि जैसे जिसकी भक्ति वैसे उसको प्रभु मिल गए, है ना। तो जैसा जिसको एरोबिक्स पैटर्न पसंद है, जैसे मुझे भी फ़ोन आते हैं कि मैम हमें तो थोड़ा डांस का फॉर्मेट, और मैं हमेशा कहती कि देखिए,
प्राचीन योग में जो शक्ति है वो आप कितना भी डांस उसमें डाल दीजिए, नृत्य है, एक विधा है, वो एक व्यायाम की तरह हो गया जी, वो व्यायाम और व्यायाम और योग में ये अंतर है कि हम मन और शरीर को जोड़ के अभ्यास करते हैं, हमारी इंद्रियां नियंत्रित करने का अभ्यास है, प्रत्याहार है वो अपने आप में, है ना। और अल्टीमेट हम कहाँ जा रहे हैं? ध्यान की ओर जा रहे हैं। सारी गति जो हमारी है वो ध्यान की ओर, ध्यान हमारा समाधि के लिए और समाधि मोक्ष के लिए। अंततः योग करते हुए न चाहते हुए और न जानते हुए भी आज का बच्चा जा मोक्ष की तरफ ही रहा है जी। तो इस तरह मुझे लगता है कि अगर हम ये देखें कि हमें सही गलत का ज्ञान कैसे करना है, तो मैं यही कहूँगी कि अनुभव जो होता है किसी व्यक्ति विशेष कर, वो अनुभव हमें दिखता है। उस शिक्षक का आत्मविश्वास और किस विधि से वो करवा रहा है, किन चीज़ों को नहीं करवाना चाहिए, उसमें उसकी पारंगतता हो जो शिक्षक है आपका, क्या चीज़ें करने से और कितने समय तक करने से वह योग अभ्यास आपको लाभ देगा। जैसे किसी आसन को 5 सेकंड ही करना चाहिए, ये किसी को 15 सेकंड ही करना चाहिए, किसी को 30 सेकंड ही करना चाहिए। यह सूक्ष्म ज्ञान है कि उसे पता होना चाहिए आपके टीचर को कि कितने समय का कितना डोज लेना है आपको, आपकी ज़रूरत है वृक्षासन करने की अथवा नहीं, आपको सर्वांगासन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो कौन से ऐसे प्राणायाम है, कौन सा ऐसा ध्यान का प्रकार है, कौन सी ऐसी बंद है, कौन सी ऐसी मुद्राएं जिनको आप अवॉइड करेंगे और कौन सी ऐसी मुद्राएं, बंद, आसन अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास है जो आपको अपनाना चाहिए, जिससे आप उस बीमारी विशेष से या उस समय विशेष से आपको बाहर ले आएगा। बस ये जानकारी आपके शिक्षक को गहनता से होनी चाहिए। जी, जैसे कि आपने कहा बीमारी में योग काफी मदद करता है। कोविड के टाइम हमने काफी कुछ देखा है, तो उस समय की कोई ऐसी बात अगर आपको याद हो कि किस तरह से योग ने लोगों की जान तक बचाई है या लोग उस डिप्रेशन से बाहर आए हैं, वो मोमेंट आप शेयर कीजिए। देखिए, उस समय मैंने 2 चीज़ें देखी। मतलब मुझे याद है कि मैंने अंत तक, मतलब मुझे भी एक जगह पे सिम्टम आ गए थे कराते क्योंकि कोविड पेशेंट्स को मैं लगातार करवा रही थी और मुझे लगा, एक जगह पे कहा भी गया कि नहीं करवाइए, मुझे लगा कि अभी नहीं करवाया ना तो इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये समय है राष्ट्र का, ये समय है लोगों को संबल करने का, ये समय है इस योग को लोगों के जीवन में डालने का। और वहाँ से योग ने सबसे बड़ा प्रभाव ये डाला व्यक्ति के फेफड़ों, जो इन्फेक्शन जिन लोगों में बहुत ज़्यादा पाया गया, उसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी और कुछ मुद्राएं थी। उन मुद्राओं और उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज और एक प्राणायाम की भूमिका महती रही। और कुछ ऐसे आसन थे जिन्होंने फेफड़ों पर खिंचाव डाला, है ना, लचीलापन बढ़ाया, कफ को कम किया। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो मान लीजिए कि बहुत से लोग उससे संक्रमित हुए, तो संक्रमित लोगों को भी उस श्वास की क्षमता हमने बढ़ाई उन अभ्यासों से, फेफड़ों की क्षमता हमने बढ़ाई, लचीलापन बढ़ाया, कफ को कम किया। तो रिकवरी थोड़ा सा हमने तुलनात्मक अन्य हम बोल सकते हैं कि दवाइयों के साथ भी अन्य किसी विधा को न अपनाते हुए हमने योग को अपनाया। तो वहाँ पर उसके कारण उस योग की पद्धति, या हम बोले कि योग के उस मॉड्यूल को जो हमने डिज़ाइन किया था, उस मॉड्यूल के कारण व्यक्ति की क्षमता बहुत अच्छी, और बहुत से लोगों को कोविड हुआ ही नहीं। जैसे हमें भी मेंटली भी था कई लोगों को कि कहीं हम इसका शिकार ना हो जाए। एक दूसरी चीज़ ये आपने सही बताई या मुझे याद दिलाई कि उस समय लोगों में कोविड से ज़्यादा कोविड का भय था जी। तो वो जो डर था उस समय का, और डर सबसे बड़ा आपके अंदर हम बोल सकते हैं कि डर ही वो एक फैक्टर है जो व्यक्ति को सबसे पीछे ले जाता है, और अगर नहीं भी है तो जन्म दे देता है आपके अंदर। तो उस समय डर के लिए हमने क्या किया, अजपा जप और भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जाई है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जिससे लंग्स की क्षमता बढ़े और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते रहे हम कंटिन्यूशन में। तो उससे क्या हुआ, स्ट्रेस हार्मोन का जो स्त्राव था वो ज़्यादा नहीं बढ़ा। कुछ आसन उसके साथ मैंने बैलेंसिंग एक मॉड्यूल बना दिया था कि बैलेंसिंग आसन हम करेंगे, कुछ ऐसे आसन जिससे ब्लड का सप्लाई हमारे हृदय और ब्रेन की ओर अच्छा हो। तो इस तरह के प्रैक्टिसेस से हमारा जो कहें कि कोविड की समय जो एंग्जाइटी थी उससे हमने बचाव किया बहुत सारे लोगों का। तो वो डर से हम योग के माध्यम से उस डर से बाहर ले आए। जी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जितने भी आज दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं, जो योग की महत्व को तो आप समझ ही चुके हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? एक ही संदेश, बहुत सिंपल, कि अगर आप योग कर रहे हैं तो कोविड आता और जाता रहेगा, हम ठहराव में आ जाएंगे, हमें डर नहीं लगेगा और हम उस भय का सामना आसानी से कर। कोविड एक बैक्टीरिया है, ऐसा हो सकता और कोई हमारे ऊपर बायोलॉजिकल आक्रमण हो जाए या कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया आक्रमण कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आक्रमण हुआ है तो ढाल अगर मजबूत है तो कितना भी आक्रमण हो जाए आप उस ढाल से अपना बचाव कर सकते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि योग एक ढाल है,
बचाव करता है ये हमारा डिप्रेशन से, एंजाइटी से, कई तरह के ऐसी बीमारियों से जिनसे हम अभी परिचित भी नहीं हैं, जो छुपी हुई रहती है हमारे शरीर में। अगर आप योग करते हैं तो उन सब बीमारियों से आप अपना बचाव करते हो और आपके भीतर ऐसी बीमारियां जिनका अभी तक आपको पता नहीं, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं एक ढाल है, एक बचाव हमारा करता है, स्वास्थ्य का रक्षण करता है, और अगर बीमारियां हो गई तो हमें उससे बाहर निकाला, तो हमारा मानसिक बल, आत्मिक बल, चारित्रिक बल वो बढ़ाता है। तो योग कीजिए। तो योग को एक ढाल की तरह देखा जाए जो आपको सिर्फ बीमारियों से नहीं बचाएगी बल्कि एक आंतरिक शक्ति भी देगी। फिर आपके सामने किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप उससे तुरंत बाहर निकल जाएंगे। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जितनी भी जानकारियां हैं, आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को काफ़ी काम आने वाली है। अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि अगर हर किसी का आप तक पहुँच पाना मुश्किल होगा तो क्या आप ऑनलाइन अवेलेबल है? किस तरह से आप तक पहुँचा जा सकता है? जी हाँ, मैं ऑनलाइन सेशंस, हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे सेशंस होते हैं। या आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा मानसिक रूप से ऐसी कोई एंजाइटी महसूस हो रही है या डिप्रेशन महसूस हो रहा है, तो आप बिल्कुल मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं सोशल मीडिया पे तो आज हर कोई अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, गूगल पे हूँ, जहाँ भी आप सर्च करेंगे मैं प्राप्त हो जाऊँगी, और नहीं तो आपके यहाँ तो मैं हूँ ही। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एमपी न्यूज़ के दर्शकों को ये योग का ज्ञान देने के लिए और ये समझाने के लिए। मुझे आशा है कि आज का ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और आपको ये कहीं ना कहीं योग की तरफ जरूर ले जाएगा, योग की प्रेरणा आपको जरूर मिली होगी। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर फिलहाल इतना ही। अन्य खबरें एमपी न्यूज़ पर बनी हुई है, आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।